नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आप सबके सामने बायोलॉजी का एक अगला वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है दोस्तों। तो कोरोना का दूसरा चरण भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को अपना रहन सहन और खान पान भी ठीक से रखना है दोस्तों। तो कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि समय पे खाना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम का जो भोजन होना चाहिए वो समय पे होना चाहिए, सुबह बादशाह के जैसे खाना चाहिए और रात में एक गरीब भिखारी के समान खाना चाहिए। लेकिन खाने के बीच में दोस्तों 4 घंटे का अंतराल भी रहना चाहिए। तो आइए हम इसी डाइजेशन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये हमारा वीडियो है। हम देखेंगे कि जो भोजन हम इनटेक करते हैं वह अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे होते हुए जाता है और कैसे उसमें कई सारे फेजेस आते हैं, जैसे इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर उस भोजन का फिर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है दोस्तों, और डिफेकेशन होता है। और इस स्टेप्स में हम तमाम ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे लिवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कई बार एग्जामों में पूछा भी हुआ दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उसमें कैसे इंसुलिन होता है, ग्लाइकोगॉन होता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटिक जैसे गंभीर रोग भी होते हैं दोस्तों। और कई बार पूछा हुआ है डायबिटिक के बारे में। तो आइए एक एक करके उन टॉपिक्स को हम देखते हैं। आइए दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कोई मनुष्य यदि माउथ के सहारे दोस्तों यदि भोजन का इंटेक करता है तो भोजन माउथ से ही दोस्तों सलाइवा यानी लार से मिक्स होकर वो यहीं से पचना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंजेशन में सलाइवा होता है टाइलिन, और ये टाइलिन क्या करता है, जो भोजन में माल्टोज होता है दोस्तों उसको ग्लूकोज में यहीं तोड़ देता है, स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों। और जो माल्टेज होता है वो भी माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। फिर यह भोजन इसोफेगस होते हुए दोस्तों यह स्टमक में जाता है दोस्तों, और यहाँ से डाइजेशन का स्टेप शुरू होता है। कोई भी भोजन स्टमक में 4 घंटे तक रहता है दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि खानों के बीच में 4 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। तो जब यह भोजन स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में जो मौजूद है पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं दोस्तों स्टमक में, जिससे कि गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। और यह गैस्ट्रिक जूसेस की जो मीडियम है वह एसिडिक होती है दोस्तों, और यह लाइट येलो कलर का होता है, और यह भोजन से मिक्स हो जाता है और भोजन की डाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों। इन एंजाइम्स में जो बेसिक है वह है पेप्सिन और रेनिन। और यह पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, और यह रेनिन कैसिनोजन जो प्रोटीन है उसे कैसीन में तोड़ देता है दोस्तों, और इसी कैसीन में कैल्शियम के गुण होते हैं दोस्तों। और ऑक्सेंटिक सेल्स, ये जो हमारा स्टमक है इसमें ऑक्सेंटिक सेल्स होता है दोस्तों, इससे HCl प्रोड्यूस होता है। और भोजन के साथ यदि सपोज बैक्टीरिया भोजन में रहती है तो यही जो HCl है डाइल्यूटेड फॉर्म में वह बैक्टीरिया को मार देती है दोस्तों। इसके बाद भोजन आगे जब पहुंचता है दोस्तों तो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन जब होता है तो इसमें एक विली होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दोस्तों बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया और लैक्टेज हो गया दोस्तों। और यह जो माल्टेज है वो भी माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है दोस्तों, और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। यदि हम मान लीजिए दूध पी लिए और उसमें लैक्टोज है तो वो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है दोस्तों। इस स्टेप्स के अलावा जब फूड स्टमक से आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों तो रास्ते में 2 ग्लैंड्स पड़ता है। तो यदि हम ऐसे देखें तो लेफ्ट साइड में पाएंगे लिवर, जो लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है दोस्तों। हिंदी में उसको यकृत या जिगर भी कहते हैं।
वह बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। आइए उसके बारे में पढ़ लें कि वह कितना हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लीवर जो 1.5 से 2 किलो का होता है, इसमें एक नाशपाती के आकार का बाइल डक्ट भी होता है दोस्तों, जो बाइल जूस सिक्रेट करता है। यह बाइल डक्ट का जो पीएच है वह 7.7 है, अल्कलाइन मीडियम यह प्रोवाइड करता है। और इसमें ज़्यादातर बाइल जूस तो 12% होता है, लेकिन 85% तक वाटर होता है दोस्तों इसमें। और यह अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो और यह एक और काम करता है कि जब पेप्टोन अमीनो एसिड्स में टूटता है दोस्तों, तो उस दौरान पॉइजनस अमोनिया भी निकलती है। तो यह क्या करता है अल्कलाइन मीडियम, यह पॉइजनस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जो हमारे शरीर से क्या होता है बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है दोस्तों। और यह बैक्टीरिया भी किल करता है। इसमें भी 3 टाइप के एंजाइम्स हैं, जिसमें ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, जो प्रोटीन पेप्टोन में टूटा है या बचे हुए जो प्रोटीन है, उन पेप्टोन को ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है दोस्तों। उसके बाद अमाइलेज स्टार्च को सॉल्युबल ग्लूकोज में तोड़ देता है। और लाइपेज फैट जो इमल्सिफाइड फॉर्म में हो जाता है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है दोस्तों। इसके अलावा यह बहुत सारा जो लीवर है आयरन और कॉपर भी संचित करके रखता है दोस्तों। और यह बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन किया हुआ रहता है। और इसमें जो प्रोटीन होती है एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यह यदि मान लीजिए सपोज चोट लग जाती है तो यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। सोचिए यदि लिवर कितना महत्वपूर्ण अंग है कि यदि किसी को चोट लग जाए और ब्लड क्लॉट न बने तो वह व्यक्ति तो ब्लड बहने से ही उसका डेथ हो सकता है। तो इसमें एक और होता है हेपेरिन प्रोटीन दोस्तों। सपोज अंदरूनी चोट लग गई और ब्लड अंदर कहीं जम जाता है, तो अंदर ब्लड जमने से यही जो हेपेरिन प्रोटीन है यह ब्लड को अंदर जमने से रोकता है दोस्तों। तो यह हमारा ये लिवर जो है काफी महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है वह पैंक्रियाज है दोस्तों। और इस पैंक्रियाज को कई बार पूछा है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। और इसमें क्या होता है, एक लैंगरहेंस चिकित्सा शास्त्री साहब थे और उन्होंने अपने नाम पर द्वीपिका जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस नाम दे दिया गया है। और इसी पैंक्रियाज में जो पत्तीनुमा आकार की होती है दोस्तों, ऐसे करके होता है या स्टमक के नीचे, इसमें अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है और गामा सेल्स होता है, ऐसा नामांकन हो गया है। और जो अल्फा सेल्स होता है दोस्तों वह ग्लाइकोगॉन सिक्रीट किया हुआ रहता है और बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट किया हुआ रहता है दोस्तों। यही इंसुलिन कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। जब इंसुलिन का स्राव कम होता है दोस्तों शरीर में, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोगॉन में नहीं टूट पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाने के कारण व्यक्ति डायबिटिक अर्थात मधुमेह नामक बीमारी से पीड़ित हो जाता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं दोस्तों। उसके बाद गामा सेल्स में एक होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है दोस्तों, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है दोस्तों। इस प्रकार हम सब देखते हैं कि भोजन मुंह के सहारे इसोफेगस होते हुए पेट और फिर पेट में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है ये हमारे लिवर और पैंक्रियाज में डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स के सहारे दोस्तों। अब यह जो भोजन हो गया, यह हमारे जो शरीर में उपयोग लाने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशंस। जो भी एनर्जी मिलती है वह बॉडी में ब्लड में हमारे डिफ्यूज हो जाती है और इस एनर्जी से जो शरीर में उपयोग लाने की जो क्रिया होती है वह एसिमिलेशन होती है दोस्तों। और भोजन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ इस भोजन का जो मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो डिफेकेट हो जाता है एनएस के थ्रू हमारे शरीर के बाहर से दोस्तों। तो मुख्यतः 5 स्टेप में भोजन इनटेक से इजेक्ट हो जाता है और वह जो 5 स्टेप्स है दोस्तों वह है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफेकेशन दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।